तो गाइस, लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी कि बल्क रो ऑपरेशन में नेटिव एसक्यूएल का यूज़ करके किस तरीके से हम लोग थ्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एंड हम लोग का हुआ भी था, परफेक्टली हम लोग एसक्यूएल क्वेरी को हिट कर पा रहे थे। एंड परसों के सेशन में हमने बताया था कि बल्क रो ऑपरेशन के बेसिकली 3 तरीके होते हैं, ठीक है, नेटिव वाला एंड जेपीक्यूएल एंड क्राइटेरिया। तो आज हम जेपीक्यूएल की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं हेडिंग डाल लेता हूँ JPQL, जावा पर्सिस्टेंस क्वेरी लैंग्वेज। इसके फुल फॉर्म और इसके बारे में हमने पिछले सेशन में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बताया था, तो आप वो सेशन ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। JPQL, तो JPQL में थोड़ा सा बहुत तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि JPQL में हम JPQL क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेरी लैंग्वेज है, जो कि हमें फीचर प्रोवाइड करती है डेटाबेस इंडिपेंडेंस का, ठीक है। ये डेटाबेस इंडिपेंडेंट होती है, ये सबसे अच्छी चीज़ इसकी है कि डेटाबेस इंडिपेंडेंट होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेरी लैंग्वेज है। एंड एक प्रॉब्लम है कि इसमें इंसर्ट नहीं होता, ठीक है, नो इंसर्ट ऑपरेशन, इसके अंदर आपका इंसर्ट ऑपरेशन नहीं होता है, ठीक है। एंड इस अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो लेस कंट्रोल या नो कंट्रोल, एक्चुअली कोई भी कंट्रोल आपका एसक्यूएल पे नहीं होता, क्योंकि एसक्यूएल फिर कौन जनरेट करता है, ओवर, हाइबरनेट। हाँ, एसक्यूएल हाइबरनेट जनरेट करेगा। मतलब आप देखो, डेटाबेस तो एसक्यूएल ही समझता है। तो आप जब जेपीक्यूएल लिखोगे ना, जावा पर्सिस्टेंस क्वेरी लैंग्वेज लिखोगे जेपीक्यूएल, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है आपके एसक्यूएल से, तो जेपीक्यूएल जो है वो हाइबरनेट लेगा, ठीक है। एंड हाइबरनेट चूँकि जेपीए की इम्प्लीमेंटेशन है, तो हाइबरनेट के अंदर लिखा है कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो जेपीक्यूएल देन हाइबरनेट उसको एसक्यूएल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये भाई हाइबरनेट जनरेटेड एसक्यूएल होगी तो लेस कंट्रोल होगा, ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड। आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, हाइबरनेट आपको जैसे देगा वही आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जेपीक्यूएल इस तरह से कुछ काम करता है। देन एक पॉइंट और था कि एक पॉइंट मेरे दिमाग से मिस हो रहा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेरी लैंग्वेज है, डेटाबेस इंडिपेंडेंट है, इंसर्ट नहीं होगा और एसक्यूएल पे कोई कंट्रोल नहीं होता। जी कहिए, कोई डाउट है तो आपका, पॉइंट तो मुझे याद आ जाएगा। डाउट है? किस दिन हैंड रेस किया था ना, चलो। नो सर, मैसेज था वो, कोई बोल रहा है कि मैं क्लास लेफ्ट कर रहा हूँ, शिवम शायद। अच्छा अच्छा, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जेपीयूकेएल की। अब हम लोग आज इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार आपके पिछले वाला सेशंस देख लीजिएगा ना, जो लोग मिस किए थे सेशंस वो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको जेपीक्यूएल की वैल्यू समझ में आए। तो हाँ, सर इसके इसमें बताया था जो हाईली पॉइंट, ऑप्टिमाइज और लो लेवल कोड नहीं लिखते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो तो हाँ सही बोले आप। जो पॉइंट मैं भूल रहा था वो याद आ गया मुझे। वो ये था कि इसमें हम लोग जो मेजर जो डिफरेंस है एसक्यूएल और जेपीक्यूएल में, वो है कि इसमें हम लोग फ्रॉम एंटिटी करते हैं। ये ध्यान रखिए, हम लोग एंटिटी क्लास को देख करके क्वेरी जनरेट करते हैं। वहाँ पे फ्रॉम टेबल होता था, यहाँ पे फ्रॉम एंटिटी होता है। एंड जाहिर सी बात है, जब एसक्यूएल पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है तो लो लेवल एसक्यूएल कहाँ से लिख पाएंगे, ठीक है। तो वो डिटेल हमने उस सेशन में बात की थी। चलिए अब हम लोग इसी को डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं, चलते हैं हम लोग अपने एक्लिप्स पे, ठीक है। एंड इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हाइबरनेट हम लोग का डे 6 रहा यहाँ पे, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट डे 7। एंड आज इसके अंदर ही हम लोग काम करने वाले हैं डे 7 में अपना। एंड सबसे पहले हमारे पास यहाँ लॉन्च है। मैं माइस्क्यूएल को ओपन कर लेता हूँ, वर्कबेंच, ठीक है, रूट। एंड हमारा जो टेबल है वो है ये, ठीक है, ये टेबल है हमारा। और काफ़ी डेटा हमारे पास पहले से है, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने पहले से रखी हुई है, मैं सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। इसको भी हटा रहा हूँ, अपडेट का कोड, ये सब नेटिव एसक्यूएल का कोड है, ठीक है। सारा हटा दिया जाए, पूरा क्लीन किया जाए इनको थोड़ा,
ठीक है, और ये कनेक्शन है कोड बस हम छोड़ देते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी कितने मेथड है, इंसर्ट, रीड, अपडेट, डिलीट नहीं किए थे क्या हम लोग? बताया था हमने डिलीट, ठीक है सर। शायद उसी मेथड ने ये बता दिया हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, बताया था मुझे यहाँ तक याद है। सो इंसर्ट, रीड, अपडेट एंड एक मेथड बनाते हैं हम लोग डिलीट का, एक मेथड हम लोग बना लेंगे डिलीट का, डिलीट, ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे हमने इंसर्ट मेथड चलाया हुआ है, तो इंसर्ट मेथड पे हम अपना कोड लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इंसर्ट करना है, और अब भाई चूंकि JPQL हम पढ़ रहे हैं, तो JPQL में तो इंसर्ट होता ही नहीं है, ठीक है। तो चूंकि JPQL में इंसर्ट नहीं होता है, तो हम इंसर्ट का तरीका यूज़ कर लेंगे अपना परसिस्ट वाला, जो हमारा एंटिटी मैनेजर परसिस्ट जो हमने तरीका यूज़ किया था, हम उसको यूज़ करके भी बल्क ऑपरेशन कर सकते हैं। हम यहाँ पे नेटिव एसक्यूएल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको, चूंकि नेटिव एसक्यूएल हमने बताया है, तो अभी हम लोग परसिस्ट वाले तरीके से हम बल्क रो ऑपरेशन करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होगा भाई। इसके लिए सबसे पहले एंटिटी मैनेजर आपको मिल गया, सबसे पहले ट्रांजेक्शन को बिगिन कर लें आप, ठीक है। मैं एक मिनट थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ माइक को, ठीक है। तो आवाज़ क्लियर है ना आप लोग को? यस सर। हाँ, तो गेट ट्रांजैक्शन किया हमने, एंड ये हमें ट्रांजैक्शन मिल गया। एंड देन जैसे ही हमें ट्रांजैक्शन मिला, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन डॉट बिगिन कर दूँगा, एंड यहाँ पे हमने कर दिया ट्रांजैक्शन डॉट कमिट, ये हो गया हमारा। इसी के बीच पे सारा कोड होगा। अब परसिस्ट वाले तरीके में क्या तरीका था भाई, सबसे पहले हम अपने एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को बनाते थे, जो भी हमारे एंटिटी हमारे हमारे केस में एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डेटा सेट करेंगे और उस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को परसिस्ट मेथड में डाल देंगे, दैट्स इट। सो एक लूप लगा लो, इंड आई इज इक्वल टू, मैं चलाऊँगा इसको 1000 से लेके आई लेस देन इक्वल टू, या 1001 से चलाते ना, 1001 से लेके 1010 तक, तो ये टोटल 10 डेटा हो गया, एन आई प्लस प्लस, ठीक है। एंड 10 बार ये लूप चलेगा, मीन्स 10 डेटा हमारा इंसर्ट होगा। एंड इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट बना लेंगे न्यू एम्प्लॉय, एंड देन आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आई भेज दिया, नेम में हम मान लो भेजते हैं टेस्ट आई, तो टेस्ट 1001, टेस्ट 1002 सो ऑन जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे एक एड्रेस, या मैं एक काम करता हूँ नेम लिख देता हूँ यहाँ पे, नेम एड्रेस आई, ठीक है। एंड एक सैलरी ले लेते हैं कुछ 99 प्लस, या मैं कर लेता हूँ 10 प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से, या इनफैक्ट मैं 1000 कर लेता हूँ, चलो। तो 1000 और 1001, 2001, 2002, 2003 सो ऑन हमारी सैलरी आती जाएगी। ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट आ गया। एंड मैं क्या करूँगा फिर यहाँ पे सीधे मैं एंटिटी मैनेजर से बोलूँगा, जो हमारा जो क्रेड ऑपरेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंटिटी मैनेजर से बोलूँगा कि भाई परसिस्ट कर दो इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पे होगा क्या कि भाई एक परसिस्ट होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा, ऐसे 10 डेटा मेरा परसिस्ट होगा। 10 डेटा परसिस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, एंटिटी मैनेजर से बोलूँगा कि भाई साहब कमिट कर दो। अच्छा, कमिट किया है हमने, ओके ओके ओके, किया हुआ है। तो सारा काम करने के बाद कमिट करेंगे, कमिट करते ही मेरा डेटा इंसर्ट हो जाएगा, डेटा इंसर्टेड। अब यहाँ पे एक बात है बड़ी इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी हम ये तरीका यूज़ करते हैं, देखो ध्यान समझना, बिल्कुल बहुत ध्यान समझना, जब भी हम ये तरीका यूज़ करते हैं, कौन सा, परसिस्ट वाला, ठीक है। एक मिनट, मैंने यहाँ लिखा परसिस्ट वाला, एक मिनट यार, एक मिनट, आप लोग एक मिनट वेट करें ज़रा। तो मैं ये बता रहा था कि परसिस्ट बेसिकली काम कैसे करता है, ठीक है। परसिस्ट की वर्किंग थोड़ा समझ लो। जब हम इस तरीके से बेसिकली लूप में डाल के परसिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा चीज़ समझनी पड़ेगी, इंटरनल चीज़। देखो, जैसे हमने क्या किया, हमने एक लूप लगाया, ठीक है, और उस लूप में हमने 10 टाइम्स क्या किया, 10 टाइम्स परसिस्ट किया, 10 टाइम हमने किया परसिस्ट। 10 टाइम परसिस्ट करने का मतलब ये हो गया कि हम 10 डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है।
लेकिन आप बताओ कि जब ये 10 बार लूप चल रहा है तो डेटा मेरा इंसर्ट हो रहा है या भाई कमिट करने पे इंसर्ट होगा? सिर्फ कमिट करे होगा। कमिट करने पे इंसर्ट होगा। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि जब एक डेटा मेरा परसिस्ट हुआ, लूप दोबारा चला, दूसरा परसिस्ट हुआ, लूप दोबारा चला, तीसरा परसिस्ट हुआ, तो सबसे लास्ट में जो है वो 10वां डेटा परसिस्ट होगा। और जब हम कमिट मार रहे हैं, तो एक्चुअली ये चेंजेस हो रहा है। इसका मतलब कि परसिस्ट करने पे अगर डेटाबेस में मेरा डेटा स्टोर नहीं हो रहा, तो कहीं तो ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होगी ना टेम्पररी, कि हाँ ये डेटा परसिस्ट किया गया है बट अभी डेटाबेस में नहीं डालना है, होल्ड करके रखो। फिर ये किया गया है, होल्ड करके रखो। मतलब एक होल्ड वाली मेमोरी तो होती होगी ना कहीं पे। हाँ सर। एक एक बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है भाई कि अगर मैं 10 डेटा परसिस्ट कर रहा हूं, तो हाइबरनेट को कैसे पता चल रहा है कि मैंने 10 डेटा परसिस्ट किया था, उन 10 को कमिट करना है। इसका मतलब ये पक्की बात है कि परसिस्ट करने पे एक टेम्पररी मेमोरी होगी, जिसके अंदर हमने क्या क्या परसिस्ट किया है वो सारी डिटेल्स स्टोर की जा रही होगी, है ना। एक बार परसिस्ट किए तो एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का डेटा आ गया, 2 बार किए दूसरा आ गया, 3 बार किए तीसरा आ गया। इसी तरह ये जो टेम्पररी मेमोरी है वो मेरी पूरी 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 हमारी भर जाएगी इस तरीके से। और ध्यान रहे, जब भी हम डेटा को परसिस्ट करते हैं, तो ये डेटाबेस हिट भी करता है। डेटाबेस हिट क्यों करेगा जब डेटा इंसर्ट नहीं करना है? तो कोई बता सकता है? अभी कमिट नहीं किया हमने, परसिस्ट सिर्फ किया, तो डेटाबेस के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? आपको क्या लगता है? सर स्पेस ऑक्यूपाई करता हूँ, उसके लिए दिक्कत करता हूँ। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँ, मैं कमिट को कमेंट कर लूँ, मैं कमिट ही नहीं कर रहा, जाओ, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कुछ डेटा है, 13 14 है, तो मैं लूप को 13 से शुरू करता हूँ, 13 से और जाता हूँ 20 तक, ठीक है। 13 से 20 तक हम गए और परसिस्ट किया, ठीक है, कमिट नहीं किया। चलो इसको रन करते हैं एक बार, रन एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है। 1 मिनट डेटा इंसर्टेड हुआ हमारा। एक्चुअली में क्या हुआ, अगर हम कमिट नहीं कर रहे हैं ना, तो यार डेटाबेस को ये हिट नहीं कर रहा है। मैंने थोड़ा गलत बोल दिया आपको, क्योंकि आप सोचो अगर डेटाबेस हिट करता तो यहाँ आपको एक्सेप्शन आना चाहिए था ना। अगर ये डेटाबेस हिट करता तो एक्सेप्शन आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? सर डेटाबेस हिट करता, लेकिन अगर स्टोर ना होता तो एक्सेप्शन तो आता, क्योंकि हाँ, क्योंकि भाई ये तो बोलना चाहिए था ना कि 13 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ना। एक मिनट हम चेक कर लें हम लोग कि ये डेटाबेस को एक्चुअली हिट करता होगा कि नहीं करता होगा। कैसे चेक किया जाए? अगर हम सर बट अगर हिट नहीं करता है तो फिर उसको स्पेस पता कैसे चलता होगा कि हाँ इतना ऑक्यूपाई करना है? वो तो कमिट करने पर मतलब एक पूरा बल्क में डेटा जाएगा ना। कमिट करने पे तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जो कैश मेमोरी उससे निकल निकल के डेटा जाता है। हमें ये चेक करना है कि ये अभी डेटाबेस को हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि डेटा इंसर्टेड हमें यहाँ पे आ रहा है। अब अगर यहाँ पे डेटा इंसर्टेड आ रहा है, प्रोजेक्ट यही है ना यार, प्रोजेक्ट तो अलग नहीं है ना, हाँ ठीक है, डेटा इंसर्टेड हमारा यहाँ पे आ रहा है। अगर डेटा इंसर्टेड यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अभी करेंटली डेटाबेस हिट नहीं हुआ है। क्योंकि अगर डेटाबेस हिट होता, अच्छा मैं कमिट अगर हटा लेता हूँ, देखो कमिट अगर मैंने हटा लिया एंड अगर मैं जावा एप्लीकेशन करता हूँ, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, देखो एक्सेप्शन आया, ठीक है। तो हाँ ये ज़रूर है कि भाई कनेक्शन वनेक्शन आपने किया है तो कनेक्शन के दौरान डेटाबेस ज़रूर हिट हुआ होगा, लेकिन इस लूप के दौरान डेटाबेस हिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ मैंने कंफर्म कर दी, तो मैं ये लाइन हटा देता हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली इसमें नहीं होता है, देखो मैं समझो बात को, तो यहाँ तक सही है। तो जब आपने परसिस्ट किया, ठीक है, परसिस्ट किया पर आपने कमिट नहीं किया, तो एक आपका ऑब्जेक्ट जा करके इसमें स्टोर हो गया। ये क्या है? टेम्पररी मेमोरी, इसी को बोलते हैं कैश मेमोरी।
तो हाइबरनेट इंटरनली कैशिंग मैकेनिज्म को यूज़ करता है। फिर आपने क्या किया, आपने एक डेटा और परसिस्ट किया तो एक और कैश मेमोरी में आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। इस तरीके से बहुत सारा डेटा आपके कैश मेमोरी में आ गया। अब आप सोचो कि अगर आपका लूप मान लो कि आप मान लो 10,000 डेटा इंसर्ट कर रहे हो, तो आपका कैश मेमोरी में कितना डेटा आता, कितने ऑब्जेक्ट्स आते हैं कैश मेमोरी में? हाँ, अगर 10,000 हम करते हैं तो कैश मेमोरी में कितना डेटा आता? 10,000 आता कि नहीं आता? 10,000। 10,000 आता। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि मेरे जो कैश मेमोरी है, जो कैश मेमोरी है, ये इस पे ज़्यादा ओवरलोड पड़ता, जिस पे ज़्यादा लोड पड़ता है ना, कैश मेमोरी हमारी ज़्यादा कंज्यूम होती। तो इसके लिए एक मेथड बनाया गया है कि जब आप बल्क रो ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जब आप बल्क रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप क्या करें, आप परसिस्ट करने के बाद थोड़ा थोड़ा डेटा को डेटाबेस से हिट कराते जाएं। देखो जो मैंने बोला था ना, डेटाबेस हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक्चुअली करता भी है, नहीं भी करता है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कैसा है। अब मैंने एक मेथड लगाया, एक इफ़ कंडीशन लगाई कि इफ़ अगर आई की वैल्यू मान लो, अभी मैंने आपको ये दिखा दिया है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ 1001, 1000 या 13 रहने देता हूँ मैं, ठीक है, 113। मैंने बोला कि इफ़ आई की वैल्यू अगर आई की वैल्यू अगर मान लो 13, 14, 15, 16, ठीक है, अगर आई की वैल्यू 16 हो जाए, इसका मतलब कि 13, 14, 15, 16 4 डेटा हुआ, मैं एक और बढ़ा देता हूँ, 17 कर देता हूँ। मतलब जैसे ही मेरा आई की वैल्यू 17 हो गई, इसका मतलब कितना डेटा परसिस्ट हो चुका है? 13, 14, 15, 16 एंड 17 भी, हाँ 5 डेटा। तो 5 डेटा को फ्लश कर दो, एंटिटी मैनेजर, ठीक है, एंटिटी मैनेजर डॉट फ्लश, इतने को हम फ्लश कर दें। इस तरीके से आप कर सकते हो। ऐसे अगर आप करोगे तो आपका डेटा फ्लश होता रहेगा। जैसे आई की, या ऐसे नहीं करके एक और तरीका है, हाँ आई की वैल्यू 17 पे फ्लश हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर आगे कहाँ होगा, फिर आगे तो नहीं हो पाएगा ना यार, आगे तो नहीं हो पाएगा, फिर कैसे किया जाए? हम्म, या एक काम करें, हम ऐसा बोल दें, आई आई मॉडुलस लगा लें, आई मॉडल्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। आई मॉड्यूल्स इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि जीरो कब आएगा बताइए, अगर हम 13 से चल रहे हैं तो? जब 5 से पूरे पर डिवाइड हो जाए, पूरी मतलब पूरी कि डिवाइड होगा, 15, मतलब 15 पे, 15। हाँ फिर 20 पे। इस तरीके से हम फ्लश करना चाहेंगे कि जब भाई मतलब 5-5 के ड्यूरेशन पे भाई फ्लश होते रहो। पहली बार तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, उसके बाद फिर 5-5 पे फ्लश होता रहेगा। तो ऐसा कर दो बट कि भाई, बट सर यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी ना सर, अगर 21 पे हो तो, अगर नेक्स्ट डेटा हाँ तो फिर जो एक, कि 5 तो से तो डिवाइड, तो, तो एक चल के फ्लश हो जाएगा, लेकिन मतलब 21 20 पे तक फिर तो रुक एक, जाएगी, 20 हाँ के यार, बाद फिर, हाँ हाँ 20 तो चल भी चलेगा ही नहीं ना। हाँ उसके बाद तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी सेम। फिर तो वही प्रॉब्लम आ जाएगी। सर यहाँ पे फ्लश मतलब डेटाबेस में डालना होता है या डिस्कार्ड बोल रहे हैं आप? एक्चुअली क्या होता है डेटाबेस। कि आपके कैश मेमोरी से डेटा निकल करके और डेटाबेस लेवल पे स्टोर होता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक आपको दिखाता हूँ करके। अभी फ़िलहाल के लिए मैं अगर ऐसा कर लूँ ना, आई की वैल्यू अगर मैं 17 ही कर लेता हूँ, चलो ठीक है, अगर आई की वैल्यू 17 है तो मैं फ्लश कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं कमिट को कमेंट कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि आई की वैल्यू जैसे ही 17 होगी, आपके कैश मेमोरी क्या हो जाता है, कैश मेमोरी आपकी खाली हो जाती है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। अब मैं आपको एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि अभी मैंने कमिट नहीं किया है, ध्यान से बिल्कुल सोचना, अभी मैंने कमिट नहीं किया है, फ्लश किया है। फ्लश जब मैं नहीं कर रहा था तो मुझे कोई एरर नहीं आ रहा था, ठीक है, कमिट करने पे एरर आ रहा था और फ्लश करने पे भी एरर आ रहा है। मतलब फ्लश करने से कहीं ना कहीं डेटाबेस हिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताओ भाई। और ऐसे हो रहा है, लेकिन परसिस्ट करने से क्या डेटाबेस हिट हो रहा था? 900। हाँ, नो हिट, यहाँ पे कोई हिट नहीं होगा। तो एक्चुअली मतलब ये हुआ कि आप जब परसिस्ट कर रहे हैं लूप में लगा के 1 2 3 4 5, मान लो 10 है, तो हम क्या चाहेंगे कि मेरी कैश मेमोरी में जब 10 डेटा भर जाए तो अब डेटाबेस से हिट कर दो, डीबी हिट मार दो। अब ये डीबी हिट करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डेटा आपका स्टोर नहीं हो जाएगा। ये चीज़ हम कैसे चेक करेंगे?
ये चीज़ चेक करने के लिए हम कर लेते हैं इसको वापस से 2001 से लेके 1001 से लेके 1001 से लेके 1000 1010 तक, ठीक है। अब मैं आई की वैल्यू को कर देता हूँ, जब आई की वैल्यू मेरी 1005 हो तो फ्लश कर देना, ठीक है। अब देखो, अब ये हमारा डेटा इंसर्टेड आ रहा है और यहाँ पे अगर रिफ्रेश करें तो क्या डेटा आया है? नहीं आया है। अब बात को समझो कि ये फ्लश डेटाबेस हिट जो कर रहा है और कमिट जो डेटाबेस हिट कर रहा है, दोनों में क्या फ़र्क हुआ फिर? दोनों कमिट में डेटा तो डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, बट फ्लश में नहीं हो रहा है। हाँ, फ्लश लेकिन डेटाबेस हिट हो रहा है। ध्यान रखें, जब भी आप कोई डेटा इंसर्ट करते हो ना, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, अगर उसमें डेटाबेस हिट हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि डेटाबेस हिट होने से डेटा इंसर्ट ही हो जाएगा। फ्लश करने का मतलब है कि ये पूरा डेटा, जब यही आपने इसको फ्लश किया, तो फ्लश करने का मतलब यह है कि ये पूरा डेटा आपके डेटाबेस पे आकर के यहाँ डीबी डेटाबेस लेवल पे आकर के होल्ड हो गया। अभी चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं, जस्ट यहाँ से डिस्कार्ड हो गया या इसको इसने डिस्कार्ड कर दिया। ये जो है ये पूरा क्या हो गया? डिस्कार्ड हो गया। आपकी कैश मेमोरी खाली हो गई एंड कैश मेमोरी से डेटा कहाँ चला गया? डेटा चला गया डेटाबेस लेवल पे, लेकिन अभी होल्ड है। वो वेट कर रहा है कि भाई ये डेटा पूरा यहाँ डेटाबेस लेवल पे आकर के एक टेम्पररी स्टोरेज डेटाबेस लेवल पे भी रहेगा, वहाँ पे आके होल्ड हो जाएगा। अब वेट करेगा कि जैसे ही ये कमिट हो तो एक और सिग्नल दे और ये डेटा को स्टोर कर दिया जाए, अगर रोल बैक करे तो इसको डिस्कार्ड कर दिया जाए। तो फ्लश का ये यूज़ होता है कि आपकी कैश मेमोरी को ये डिस्कार्ड करता है और डेटाबेस को हिट करके डेटाबेस लेवल पे ले जाके रख देता है। लेकिन उस आपके टेबल में चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होगा जब तक कि आप कमिट नहीं करते हो। आई बात समझ में? बात समझ में आ रही है? यस सर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मैं अगर ऐसा कर लूँ आई मॉडुलस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये हर 5 के डिविजिबल पे ये हमारा फ्लश कर देगा। तो आओ अब हम यहाँ कमिट भी कर दिए, अब हम लोग चेक करते हैं रन एज जावा एप्लीकेशन। तो अब हमारा इंसर्ट भी हो जाएगा, ठीक है, अब हमारा इंसर्ट भी हो जाएगा। हो गया ना? देखो 1001 से लेकर के पूरा 1010 तक आया है। अच्छा, अगर मैं ऐसा करूँ 1000 मान लो 2001 से लेके अगर मैं 2000 जैसा कि आप बोल रहे थे कि 11 हो या 13 हो, तो ये भी तो इंसर्ट हो जाएगा ना यार, कि नहीं होगा? होना तो चाहिए। हाँ 2013 नहीं लिखा सर आपने। 12 लिख दिया था ना, चलो 12 भी ठीक है, हो तो रहा है ना? 2012 भी, 12 लिखो 13 लिखो, वो सब हो जाएगा, क्योंकि 5 के डिविजिबल पे अगर हो रहा है तो अगर मान लो कि 5 के डिविजिबल पे फ्लश होगा, ध्यान रखो मैं अब क्या बोल रहा हूँ कि पहला फ्लश कितने पे होगा बताओ? आई की वैल्यू 2005 2005 पे होगा। दूसरा फ्लश 510 इंक्रीमेंट्स ऑफ 5 पे जाएगा। हाँ, फिर 2010 पे फ्लश होगा। 5, अब 10, 15 2011 पे हमें फ्लश करने की ज़रूरत ही क्या है? क्या हमारे कैश मेमोरी बहुत ज़्यादा डेटा भर गया है? एक ही तो बढ़ा है 2011 में। अब 2011वां डेटा आया होगा तो अभी एक ही आया है ना, तो फ्लश करने की क्या ज़रूरत है? फिर 2012 आया है तो फ्लश करने की क्या ज़रूरत है? कमिट मार दो, कमिट मारने भी से भी तो सारा का सारा डेटा हमारा हिट हो जाएगा डेटाबेस में। निज़ाम जी, सर अजान हो रही है, मैं नहीं बोल पाऊंगा, बहुत साउंड आ रही है। हाँ, तो ये समस्या ये थी, आप जो बता रहे थे ना कि भाई 2000, भाई मतलब 1013 कैसे फ्लश होगा? तो 1010 तक फ्लश कर दो, 3 रखोगे तो कोई बड़ी बात थोड़ी है ना? तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जब हम कोई सा भी अप्रोच यूज़ करते हैं, चाहे वो नेटिव एसक्यूएल हो, चाहे वो जेपीक्यूएल हो, इस तरीके से आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। अच्छा तरीका है, आप फ्लश का यूज़ करें, ठीक है। कैश को डिस्कार्ड करें, कैश को डिस्कार्ड करें एंड यहाँ पे डेटाबेस हिट मारें, काम आपका हो जाएगा। एंड मैं अगेन बता दूं कि ये जेपीक्यूएल नहीं है भाई, ये तो हमने सिंपल तरीका बताया, क्योंकि जेपीक्यूएल में इंसर्ट मेथड यूज़ नहीं होता।
अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरा तरीका, जो कि है JPQL का, जो मेन हम लोग को पढ़ना था। आ जाओ, JPQL। अभी JPQL में अपने को रीड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है। तो रीड करने के लिए सबसे पहले हम एक JPQL की क्वेरी लिखेंगे, स्ट्रिंग JPQL। ठीक है, ये हमने लिख दिया। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, एंटिटी मैनेजर डॉट गेट ट्रांजैक्शंस। तो रीड कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब कैसे होगा भाई, रीड कैसे होगा? रीड करने के लिए आपको यहाँ पे जैसे नेटिव एसक्यूएल में हमें क्या मिलता था, क्रिएट नेटिव क्वेरी, है ना, क्रिएट नेटिव क्वेरी। इसमें मिलेगा आपको ओनली क्रिएट क्वेरी, ओनली क्रिएट क्वेरी। ये आपको क्रिएट क्वेरी मिल जाएगा। इसी में अपने आपको JPQL को डाल देना है। ये आपने डाल दिया एंड क्वेरी ऑब्जेक्ट आपको मिल गया। एंड देन आपको क्या करना है, क्वेरी ऑब्जेक्ट से ही आपको मिल जाएगा गेट रिजल्ट लिस्ट। ठीक है। अच्छा, क्रिएट क्वेरी में मैं यहाँ बता देता हूँ कि मुझे डेटा किस में चाहिए, एम्प्लॉय डॉट क्लास के फॉर्मेट में चाहिए। एंड गेट रिजल्ट लिस्ट हमने किया और मुझे यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा। सिंपल, ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आ गया, लिस्ट। एंड देन मैं क्या करूँगा, इसको, इस लिस्ट को इटरेट कर लूँगा, लिस्ट। या मैं काम कर रहा, हाँ चलो इटरेट ही कर लेते हैं, एम्प्लॉय ई कोलन एंड सिस आउट ई, कुछ इस तरीके से। तो ये अगर हमने काम किया तो काम हमारा होना चाहिए, कुछ मिसिंग तो नहीं है, बस हमें JPQL लिखना है ना। अगर हम JPQL अगर लिख देते हैं तो काम तो हमारा हो जाएगा। अब भाई JPQL कैसे लिखाएगा, तो आपको रीड करना ऑल डेटा, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट, SQL कैसे लिखाएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्स एम्प्लॉय। हाँ ये SQL है, बट ये SQL पे काम करेगा नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इंसर्ट को कमेंट कर लीजिए एंड आप रीड मेथड चला लीजिए, एंटिटी मैनेजर भेज दीजिए, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देखो नहीं चला, है ना। अनएक्सपेक्टेड टोकन, स्टार इसमें यूज़ ही नहीं होता, इसमें अलियास यूज़ होता है। तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट, कहाँ चला गया यार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल नेम नहीं लिखेंगे, यहाँ हमेशा एंटिटी को देख के क्वेरी लिखी जाती है। तो एंटिटी नेम क्या है, एम्प्लॉय, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय। ध्यान देख रहे हो, हम टेबल का नाम ही नहीं लिख रहे हैं। मतलब ये बड़ी सही चीज़ है कि आप कोड देख के भी, मतलब आपको अगर, मतलब आपका ये बिजनेस लॉजिक देख के भी कोई नहीं बता सकता कि एक्चुअली आप कहाँ से डेटा निकाल रहे हैं। फिर उसके लिए मैपिंग देखना पड़ेगा, और मैपिंग फाइल अगर ORM.xml आपने किसी सिक्योर्ड प्लेस पे रखा है तो एक्सेस नहीं कर पाएगा कोई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा करूँ, हाँ एम्प्लॉय है, अब यहाँ पे एक अलियास दे दो ई, और स्टार के जगह ई लगा दो, बस ये बन गया आपका JPQL, जावा पर्सिस्टेंस क्वेरी लैंग्वेज। तो अब अगर हम यहाँ से रीड करेंगे रन एज जावा एप्लीकेशन, तो पूरा डेटा रीड हो गया, देखो। ठीक है, समझ में आया ना। तो यही है भाई JPQL। जी सवाल पूछिए। सही, इलियास क्या होता है? टेम्पररी नेम, निक नेम। SQL शायद आपने नहीं पढ़ा है ना। सर बोला वीडियो आपने दिया ही नहीं पूरा, वो 4 वीडियो ही मिला है। अच्छा, वो एक्सेस नहीं हो पा रहा है क्या, जो हमने 13 वीडियो दिया था? वो तो वो देखना पड़ेगा, हम भी फिर भूल ही गए थे, फिर कोई हमसे पूछा भी नहीं तो हमें भी ध्यान नहीं आया। चलो आज मैं देखता हूँ, एक बार हमें रिमाइंड कर देना, या उसकी लिंक हमें भेज देना व्हाट्सअप पे, है ना। व्हाट्सअप पे लिंक भेज देना, थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए, फिर हम उसको उठा के कर लेंगे। तो एक निक नेम जस्ट होता है ये। तो ये हमारा हो गया JPQL में रीड ऑपरेशन। ध्यान रहे, हमने अगर एम्प्लॉय का ई लोअर केस भी लिख दिया तो ये रीड नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो एम्प्लॉय इज़ नॉट मैप्ड, देखो एम्प्लॉय इज़ नॉट मैप्ड, है ना। तो ये ध्यान रखें कि हमारा एंटिटी नेम केस सेंसिटिव होता है, तो जैसा है भाई आपको वैसा ही क्वेरी में लिखना है। चलो अब ये हो गया, अपडेट की बारी। अपडेट करके देखते हैं। तो अपडेट के लिए सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शन को बिगिन करना होगा, तो ट्रांजैक्शन को हम यहाँ पे बिगिन कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन बिगिन करने के बाद हम इसको कमिट भी कर लेते हैं, यहीं पे ट्रांजैक्शन डॉट कमिट भी कर लिया। अब मेन खेल इसी के बीच में खेलना है भाई, हमें स्ट्रिंग JPQL लिखना है। क्या होगी भाई JPQL, अपडेट करनी है। अपडेट बिल्कुल जैसा आप SQL लिखते थे वैसे ही, अपडेट
एक्स एम्प्लॉय होता था, यहाँ पे एम्प्लॉय होगा, अपडेट एम्प्लॉय, एंटिटी का नेम। सेट, क्या सेट करते थे भाई वहाँ पे हम, आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी। मान लो हम सैलरी करते थे, सेट सैलरी, यहाँ पे सेट सैलरी नहीं होगा, यहाँ फील्ड का नाम होगा, फील्ड का नाम ई सैलरी है, तो हम लिखेंगे सेट ई सैलरी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाते थे, ये यहाँ पे नहीं करे चलेगा, ये एक लेगेसी अप्रोच है। क्वेश्चन मार्क में लगाने से प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपके क्वेरी में बहुत सादे यूज़र डिफाइन वैल्यू हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क होंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क होंगे तो बहुत आपको मैच करना पड़ेगा कि 1 पे ये 2 पे ये, आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है, आपको ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है ना, क्वेश्चन मार्क के ये पोजिशनल पैरामीटर के ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। 1 2 में जरा भी गड़बड़ी होगी तो इधर का उधर डेटा घुस जाएगा। तो यहाँ पे चलता है नेम्ड पैरामीटर, मतलब आपके जो एंटिटी का नाम है वही आप दे देंगे, ई सैलरी ही दे देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से ई सैलरी, एक कोलन दे करके, एक कोलन दे करके आप ई सैलरी दे देंगे। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि अब आप इंडेक्सिंग से नहीं, पोजीशन से नहीं, बल्कि बाय नेम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो अपडेट एम्प्लॉय सेट ई सैलरी इज इक्वल टू ई सैलरी, जो कि हम भी डायनेमिकली डालेंगे, ठीक है। सेट ई सैलरी इज इक्वल टू यू ही यूजर डिफाइन वैल्यू, वेयर आईडी इज इक्वल टू, पहले लिखते थे, अभी हम फील्ड का नाम लिखेंगे, फील्ड का नाम है मेरा ई आई डी, तो वेयर ई आई डी इज इक्वल टू कोलन ई आई डी। अब आप ग्रेटर देन लेस देन कुछ कर सकते हो, बल्क में करना चाहते हो, चलो लेस देन कर दिया, ठीक है। ये अपडेट की क्वेरी हो गई। बाकी अपडेट की क्वेरी आपने लिख दिया तो यही आप अपना ये लगा लें, क्रिएट क्वेरी, ठीक है। क्रिएट क्वेरी आपने लगा लिया, JPQL आपने पास कर दिया, आपको क्वेरी ऑब्जेक्ट मिल गया, एंड क्वेरी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट कर लीजिए एंड कमिट कर दीजिए, आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। एंड सस आउट, एक चीज़ बची है, अपडेटेड। अब बस हमें क्या करना है, इस ई सैलरी पे और इस ई आई डी पे वैल्यू डालनी है। वो कैसे होगी, तो क्वेरी का मिलेगा हमें क्वेरी डॉट सेट पैरामीटर, ठीक है, और यहाँ पे हम नेम पास करेंगे। हम बोलेंगे कि भाई कि ई आई डी में जाएगा, कितना भेज दें, लेस देन का साइन है, तो हम बोलते हैं यहाँ पे आईडी तो बहुत है मेरे पास, हम बोलेंगे कि जिसकी भी आईडी 1000 से छोटी है उसकी सैलरी 5000 कर दो, ठीक है। तो जिसकी भी सैलरी भाई 1000 से छोटी है, ठीक है, उसकी सैलरी कर दो सेट पैरामीटर ई सैलरी में डाल दो 5000, ठीक है। तो जिसकी भी आईडी 1000 से छोटी है उसमें डाल दो 5000, और हमने एग्जीक्यूट अपडेट कर दिया एंड अपडेटेड मैसेज दे दिया। आइए चेक करते हैं इसको अपडेट होता है कि नहीं। तो रीड भी कर लेते हैं, अरे चलो रीड नहीं उधर ही देख लेंगे डेटाबेस में, अपडेट मारो सीधा, ठीक है, राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन, तो अपडेटेड, आइए देखा जाए, देखो सबकी 5000 हो गई, 1000 से छोटे वाले की। अब आप देखो यहाँ पे एक चीज़ कि क्या मैंने यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन किया है या मैंने जहाँ तहाँ लिख दिया। पहले सैलरी था कि पहले आईडी था, पहले सैलरी है। अगर मैं यहाँ पे पोजिशनल पैरामीटर क्वेश्चन मार्क लिखता तो मुझे 1 पे क्या डालना पड़ता, सैलरी आईडी सैलरी, वहाँ पे बहुत केयरफुली देखना पड़ता था, 1 पे ये 2 पे ये। अभी यार तुम्हें भाई ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं, आपको दिख रहा आईडी नेम एड्रेस सैलरी, जैसे मैंने वैसे डाल लो, ये बाई नेम डाल देगा, आईडी को यहाँ लाके पटक देगा इस कोलोनी आईडी पे, ई सैलरी को सीधे लाके ई इस पे डाल देगा, ये नहीं देखेगा कि भाई कौन है यहाँ कौन पीछे है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ऑर्डर से बच गए। छोटी क्वेरी होती है तो ऑर्डर उतना आपको हेडेक नहीं लगता है, लेकिन बड़ी क्वेरी होगी बहुत ज़्यादा 20-25 अगर डायनेमिक वैल्यू इंसर्ट करोगे तो आपको तकलीफ समझ में आएगी, अरे यार बहुत ध्यान से करना पड़ रहा है। तो वहाँ पे इससे वो प्रॉब्लम ख़त्म होती है नेम्ड पैरामीटर से, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हम JPQL में अपडेट कर सकते हैं। बस SQL और JPQL में मेजर यही फ़र्क होता है कि यहाँ पे हम एंटिटी को देखते हुए क्वेरी लिखते हैं और ये डेटाबेस इंडिपेंडेंट है, इंटरनली क्वेरी ही जनरेट हो रही होगी। हमने शो SQL की प्रॉपर्टी लगाई होती तो यहाँ पे हमें क्वेरी जनरेट होते दिखता, आप लगा के देख लेना। चलो डिलीट का काम करते हैं। ये हो गया, डिलीट के लिए हमारा ट्रांजैक्शन बिगिन किया हमने। JPQL क्या हो जाएगा भाई, डिलीट फ्रॉम एंटिटी का नेम वेयर EID लेस देन। हमने क्या बोल दिया कि भाई जिसकी भी आईडी 1000 से छोटी है सबको डिलीट मार दो, डिलीटेड, ख़त्म। ये देखो कितना इजी हो गया एंड सिंपल। आप आ जाओ इधर एंड यहाँ से अपडेट को कमेंट कर लो एंड डिलीट को चला लो, डिलीट।
है ना, कुछ इस तरीके से। तो देखते हैं 1000 से छोटी सारी आईडी डिलीट होती है कि नहीं। तो रन एज जावा एप्लीकेशन, रिफ्रेश किया, ये सारा गायब, है ना। 1000 से छोटी अब कोई भी हमें डेटा नहीं बचा। तो ये है भाई देखो तरीका हाइबरनेट के अंदर JPQL का। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ओके सर। है ना। सर ये वाला थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डेटाबेस हिट वाला, ठीक है। पर्सिस्ट में डेटाबेस हिट नहीं होता, लेकिन अगर हम फ्लश करेंगे तो डेटाबेस हिट होगा, बट चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होगा। कमिट में हिट भी होगा और चेंजेस भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। हाँ कहिए, मैं लिख सर देता हूँ। अगर हमें वो नेम्ड क्वेरी जो आपने सेट किया, अगर हमें वो डायनामिकली लेना, अगर हम चाहते हैं कि हम वो डायनामिकली ले, जैसे वो स्कैनर्स है इसमें, हम्म, यहाँ सर आपने जो वो नेम्ड क्वेरी दिया है EID सैलरी अपडेट में, हम्म, हम्म, अगर मुझे वो डायनामिकली लेनी होगी वैल्यू, तो मैं वो स्कैनर से कौन सा नाम डालूंगी, लाइक वो जो नेम्ड क्वेरी। कुछ भी नहीं, नहीं कुछ भी, आप स्कैनर से हाथी घोड़ा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे कर लेना, इंट अच्छा हाथी इज इक्वल टू 500। अब आप इसको ना यहाँ हाथी डाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें आपको इस वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एज अ वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी सीधे सीधे, अच्छा ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वो आ, कैश मेमोरी भी एक कोई डेटा स्ट्रक्चर ही इम्प्लीमेंट करता होगा ना सर? आपने बोला कि कैश मेमोरी से फ्लश हो जाएगी, कैश मेमोरी में आके स्टोर हो जाएगी, जी जी, तो वो भी एक कोई डेटा स्ट्रक्चर ही होगा ना, लाइक करेक्ट, बिल्कुल डेटा स्ट्रक्चर तो होगा, बट उसके बारे में देखना जैसे। पड़ेगा। हमने हाइबरनेट की इम्प्लीमेंटेशन में, मतलब डॉक्यूमेंटेशन में, मतलब इतना मतलब डीप में नहीं बताया क्या है कि जो कैश मेमोरी होती है वो कौन से डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करती है। हाँ, फर्स्ट लेवल कैश, सेकेंड लेवल कैश ये है, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो मालूम पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड डॉक्यूमेंटेशन में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जो कैश मेमोरी है वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करती है। तो अच्छा हाँ, ठीक है, मैं बस ऐसे ही पूछ लिया मैंने कि हाँ वो भी कर एक सकते, डेटा स्ट्रक्चर ही बिल्कुल इम्प्लीमेंट बिल्कुल, कोई ना करता कोई तो डेटा स्ट्रक्चर है। इम्प्लीमेंट जैसे होता ही होगा। हाँ, जितना हम्म, आपने पढ़ा है मुझे लगता है ऐसे फीफो ये क्यों यूज करता होगा शायद, मैं ऐसे ही सोची सर। माइट भी देखना पड़ेगा वो, क्योंकि हाँ क्यों ही यूज़ कर सकता है, क्योंकि अब मैंने मान लो 5 इंसर्ट किया तो 5 फिर फ्लश हो गया, तो माइट भी क्यों हो, देखना पड़ेगा वो, मैं कंफर्म नहीं बोल सकता वो भी। तो ये हो गया, ठीक है, डिलीट अब अपडेट ये सारा हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। एक चीज़ हम लोग यहाँ पे और भी कर सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने नेटिव एसक्यूएल में अपनी क्वेरी को बिजनेस लॉजिक से हटा करके रीयूजेबल बनाया था बाय द हेल्प ऑफ नेम्ड नेटिव क्वेरी, तो यहाँ पे भी आप नेम्ड क्वेरीज कर सकते हैं। मीन्स इसको हटा करके आप कहीं और रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं रीड वाले के साथ करता हूँ, ठीक है। नहीं, रीड में तो क्वेरी नहीं, हाँ ये रहा, रीड वाले के साथ करते हैं। तो कॉपी करके इसको कमेंट करते हैं, वापस से पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मामला है भाई कि आपने रीड तो किया हुआ है, लेकिन ये क्वेरी भाई रीयूजेबल नहीं है, तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हो। हटा करके आप एंटिटी में लिख सकते हो। कैसे? एंटिटी में ऑलरेडी नेम्ड नेटिव क्वेरी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे @ लगाऊंगा, नेटिव क्वेरी नहीं मिल रहा है, नेम्ड क्वेरी नहीं मिल रहा है यार यहाँ पे। नेम्ड क्वेरी, अब नेटिव क्वेरी से ही होगा क्या इसमें? अगर नेम्ड क्वेरी अगर मिल रहा सर है, नेम नेटिव क्वेरी है ना सर, 2 नंबर। नहीं नहीं, नेटिव क्वेरी नहीं चाहिए मुझे, मुझे नेम्ड क्वेरी चाहिए, नेटिव नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि नेटिव का मतलब है कि एसक्यूएल, मुझे सिर्फ नेम्ड क्वेरी एनोटेशन चाहिए था JPQL के लिए। नेम्ड क्वेरी, हाँ है ना, ये देखो नेम्ड क्वेरी। देखो नेम्ड नेटिव क्वेरी यूज होता है नोटेशन एसक्यूएल को डेटाबेस इंडिपेंडेंट और बिजनेस लॉजिक से हटा करके एंटिटी में लिखने के लिए, और नेम्ड क्वेरी यूज होता है JPQL के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक दे दें रीड JPQL, ठीक है, रीड JPQL, और यहाँ पे आप सिंपल लगा दें क्वेरी क्वेरी, ठीक है। एंड बस इतना काम करना है आपको, और यहाँ से अपनी क्वेरी उठा लें, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, बस इतना हो गया। और इधर आ करके आप इसको कमेंट कर लें। अब आपको यहाँ पे JPQL नहीं भेजना है, ठीक है।
JPQL नहीं भेजा, यहाँ पे एंटिटी मैनेजर डॉट गेट नेम्ड या गेट नेम्ड क्वेरी मिल जाएगा, देखते हैं। नहीं मिल रहा है। एंटिटी मैनेजर डॉट क्रिएट नेम्ड क्वेरी है ना, गेट नहीं, क्रिएट नेम्ड क्वेरी। पहले हम लोग क्रिएट क्वेरी कर रहे थे, ऊपर देखो आप, अब क्रिएट नेम्ड क्वेरी, ठीक है। एंड नेम्ड क्वेरी का नाम क्या है, रीड JPQL है ना, एंड इसको हम लोग डाल देंगे एम्प्लॉय डॉट क्लास में, दैट्स इट, ठीक है। तो इससे हमने क्या किया, अपनी क्वेरी को बिजनेस लॉजिक से हट के लिखा, ठीक है, और रीयूजेबल बना दिया। एरर क्यों आ रहा है भाई यहाँ पे हमारा, अच्छा सेमीकोलन मिसिंग है। चलो राइट, अब रन करते हैं इसको, रीड का एक बार हम लोग अनकमेंट करके, ठीक है। तो राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए सारा का सारा डेटा हमारा एक बार में पूरा का पूरा रीड हो गया, एंड हमने अपनी क्वेरी भी बिजनेस लॉजिक से हटा के लिखी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग JPQL का यूज़ करते हैं। अगर आप और भी एक्सप्लोर करना चाहते हो JPQL को, तो आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। मैं चेक कर लूँ एक बार, इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा JPQL डॉक, ठीक है, डॉट JPA ऐसे लिखो तो JPA क्वेरी मेथड्स, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको भेज दूंगा अगर आपको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। JPQL मैं सिर्फ डॉक लिखता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन है ना, ओरेकल का ये है। तो देखो यहाँ पे पूरा का पूरा, यहाँ पे पूरा का पूरा इन डेप्थ यहाँ पे दिया हुआ है। देखो JPQL सेलेक्ट स्टेटमेंट, ओपन न्यू टैब, तो यहाँ पे आपको ए सेलेक्ट क्लॉज, ठीक है, एग्जाम्पल भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिससे सेलेक्ट स्टेटमेंट का एग्जाम्पल इसने दिया है, विच डिटरमाइन द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट और वैल्यूज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम क्लॉज यहाँ पे लगेगा। वेयर क्लॉज ऑप्शनल होता है बट आप लगा सकते हो, ग्रुप बाय ऑप्शनल हो सकता है बट आप लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें मतलब देखो, जो बड़े से बड़े जो IT में जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़ते हैं, क्योंकि जो चीज़ें कहीं भी नहीं मिलती वो डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाती, क्योंकि और जितनी भी ट्यूटोरियल्स आप देखते हो, चाहे वो मेरा देखते हो, चाहे किसी का भी देखते हो, या कोई भी किताब पढ़ते हो, या कोई भी आर्टिकल, कोई भी वेबसाइट पढ़ते हो, सब लोग यहीं से पढ़ के बनाते हैं। यहाँ से चीज़ों को देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, चीज़ें मतलब एक्सपेरिमेंट बोले तो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल करने के बाद फिर उसका ट्यूटोरियल बनाएंगे, या फिर वेबसाइट्स वगैरह पे मतलब अपना ब्लॉग वगैरह लिखते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहीं से, ये सब डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, ये ऑफिशियल्स के द्वारा रिलीज़ होते हैं। तो हाइबरनेट का कोई अगर आपको भाई कोई टॉपिक है जो कहीं अगर नहीं मिल रहा है, तो आप उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाके देख सकते हो। या आपको लगता है कि भाई कोई टॉपिक यहाँ कुछ और बताया, वहाँ कुछ और बताया, आपको बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशन दिख रहा है एक्सप्लेनेशन में, तो आप यहाँ आगे देख लो, यहाँ जो है वही सत्य है, ठीक है। तो JPQL एंटिटी नेम से काम करेगा। एंटिटीज आर डिजाइन इन क्वेरी बाय स्ट्रिंग्स बाय देयर एंटिटी नेम। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, फ्रॉम आइडेंटिफायर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, देखो है ना। तो एक तरह के मतलब बिल्कुल डिटेल्ड JPQL, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन आपको कल को कंपनी में अगर आप जाते हो, अगर आपको कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स क्वेरी JPQL की दिखती है और आप JPQL को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। ये मैं कॉपी करके एंड मैं आपके इस PDF में अटैच कर दूंगा, ठीक है, या मैं आपको ग्रुप पे भी भेज दूंगा, ठीक है। इस पर लिंक कैसे डालते हैं यार, मुझे नहीं पता, तो मैं जस्ट Ctrl+V करके देखता हूँ, ये लिंक आ गया यहाँ पे, है ना। तो ये लिंक है, ठीक है, यहाँ से आप अपना JPQL को एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी प्रैक्टिस भाई आप लोग कर लेना, जितना हम लोगों ने बताया CRUD ऑपरेशन, ठीक है, उतना कर लोगे तो अब अगले सेशन में हम लोग क्वेरी फ्री होने वाले हैं, बिल्कुल प्योर जावा पे काम करेंगे। आज के लिए सेशन इतना ही समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।